क्या महिला कभी भी संतोष कर सकती है जब तक पूरा आसमान उसका ना हो जाए? आज ये कहते हुए मुझे इस बात का गर्व है कि भारत की संसद में देश के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आसमान छूना भी बाकी है। एक तरफ विधानसभा और देश की संसद में महिला के योगदान की तरफ हम सबका दृष्टिकोण आकृष्ट होता है, लेकिन दूसरी ओर मुझे लगता है कि हमारे देश में 1.3 मिलियन महिलाएं पंचायत स्तर पर अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रही हैं, अपनी ओर से सेवा दे रही हैं। उन महिलाओं का उल्लेख करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि संसद में महिला का। ये भी सत्य है कि साल 2062 से लेकर 2019 तक अगर महिला वोटर की हम तादाद देखें तो उसमें भी 25 से 27% की वृद्धि हुई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि जो महिलाएं वोटर्स के रूप में आगे आती हैं, वो वोट विकास के नाम पर देती हैं, शिक्षा के नाम पर देती हैं, स्वास्थ्य के नाम पर देती हैं। और जब जब कोई जनप्रतिनिधि इन विषयों पर अपनी भूमिका को सुदृढ़ करता है, महिला और बच्चों की समाज में विशेषता सेवा करता है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को मुख्यतः दोबारा महिलाएं चुनकर लाती हैं। इसका मतलब डेवलपमेंट को एजेंडा बनाने का काम देश की महिला वोटर ने किया है। कठिनाइयां और चुनौती तो महिला के जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन अगर आज हम राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो हाँ, एक तरफ हम महिलाओं की संख्या संसद में ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन दूसरी ओर वो महिलाएं जो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, उनकी भी संख्या अब बढ़ती जा रही है। हमारे देश की वित्त मंत्री महिला हैं, पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं। लेकिन जब आप प्रशासन की दृष्टि से देखें तब ये भी कहना उचित होगा कि 15वें वित्तीय कमीशन के अंतर्गत पहली बार हमारे देश में जो डेवल्यूशन ऑफ फंड्स होगा वो महिला केंद्रित भी होगा। ये आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। साथ ही विश्व की शायद ही किसी इकोनॉमी में इस प्रकार का प्रयास किया गया कि अगर महिला को सशक्त करना है तो उसको वित्तीय बजट से भी जोड़ने की जरूरत है। वो बजट जो देश में प्रदेश और पंचायत स्तर तक जाएगा। मुझे लगता है शायद मैं एक ही महिला हूं अथवा मंत्री हूं जिसके बारे में बार बार मेरे पिछले वोकेशन के बारे में चर्चा होती है। चुनौतियां महिलाओं के जीवन में आती हैं, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप देखें तो कई महिला हो या पुरुष अलग अलग प्रोफेशन से राजनीति में आते हैं। मैं जिस संगठन की प्रतिनिधि हूँ, उस संगठन में विचार ये है कि आप राजनीति में मात्र इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप राजनीति में किसी एक सेगमेंट में उत्तीर्ण होकर जब आते हैं तो आपको अपने राजनीतिक सहयोग, अपने राजनीतिक योगदान और अपने राजनीतिक सफर के लिए एक विशेष प्रकार का सम्मान होता है। और इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैंने जब मीडिया में न सिर्फ बतौर एक्टर बल्कि बतौर प्रोड्यूसर, बतौर राइटर, बतौर लीडर ऑफ अ डायरेक्शन टीम, न सिर्फ हिंदी टेलीविजन में बल्कि टेलीविजन न्यूज में भी अपनी भूमिका निभाई, तब बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा कि एक व्यक्ति जिसने टेलीविजन के और साथ साथ थिएट्रिकल प्रोडक्शन में भी बहुत कम महिलाएं प्रोड्यूसर के रूप में दिखाई दे रही थी जब मैं वहां पर सेवाएं दे रही थी। मुझे लगता है कि इस प्रकार का ऑसिलेशन, लोगों को लगा कि एक छंद करियर का समाप्त हुआ फिर राजनीति में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी राजनीति और मीडिया करियर दोनों साथ साथ चला। मैंने साल 2004 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। साल 2003 में मैं महिला एक कंपोनेंट थी हमारे युवा मोर्चा की टीम की, उपाध्यक्ष थी एक प्रदेश में। मैं 5 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही, महिला मोर्चा की बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही। तो सफर जो है वो काफी लंबा रहा है, लेकिन मेरे लिए संतोषजनक ये रहा कि जहां जहां मुझे जिम्मेदारियां दी गई वहां वहां मुझे बहुत ही पॉजिटिवली अपने संगठन, अपने राष्ट्र के प्रति योगदान देने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एनेबलर बना है महिला के दृष्टिकोण से। आज अगर हम परिचर्चाओं की दृष्टि से देखें तो सोशल मीडिया में भिन्न प्रकार के आवाजें सुनाई देती हैं किसी पॉलिसी के ऊपर,
भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण सामने आते हैं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उतना ही स्थान मिलना चाहिए कि अगर कोई महिला हो या पुरुष हो, किसी विषय को सामने रखते हैं तो एविडेंस बेस्ड उस पर डिबेट हो सकती है, वार्ता हो सकती है, डेलिब्रेशन हो सकती है, लेकिन सम्मान की भावना के साथ। मैंने बार बार ये कहा है कि जब हम सोशल मीडिया का अभिन्न अंग बनते हैं तब हम जानते हैं कि ये चुनौतियां हैं, तत्पश्चात हम लोग इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बरकरार रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम रिस्पॉन्सिबली एंगेज करें, ये हम सबका दायित्व है। एक रिसर्च के आधार पर मैं बात कह रही हूँ कि जहां जहां एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे महिलाओं को जिम्मा दिया गया, वहां वहां देखा गया कि शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे मापदंड हैं, उनमें महिलाओं ने प्रशासनिक ज्यादा गति दिखाई, वित्तीय वहां पर ज्यादा आवंटन करवाया। इसलिए जब महिला को जिम्मेदारी मिलती है प्रशासनिक अथवा राजनीतिक, तो उनका रुझान परिवारों को शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और सक्षम करने का रहता है। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि अगर हम महिला और महिला की काबिलियत पर चर्चा करें तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि महिलाएं चाहती हैं कि हम पुरुषों के साथ सामान्य धरा पर कंपीट करें। हम किसी से खैरात नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और रिसोर्सेज के प्रति इक्वल एक्सेस मिले। मुझे लगता है कि आपका ये कहना कि महिला अगर प्रधानमंत्री है तभी देश का उत्थान हो सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पुरुष हैं और उन्होंने पहली बार देश के इतिहास में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का प्रोटोकॉल स्थापित किया। एक मेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं के लिए जीवन में पहली बार टॉयलेट्स बनाया। एक मेल प्रधानमंत्री ने पहली बार हमारे देश के इतिहास में 22 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलकर दिलवाया। एक मेल प्रधानमंत्री ने पहली बार मुद्रा योजना के अंतर्गत 15 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एक्सेस दिया, क्रेडिट दिया, ताकि वो अपने उद्योग के सपने को साकार कर सके। एक मेल प्रधानमंत्री ने पहली बार जनौषधि केंद्र के माध्यम से सैनिटरी पैड 1 रुपया का किया। एक मेल प्रधानमंत्री ने कॉमन सर्विस सेंटर्स में, देश के 4 लाख सेंटर्स में महिलाओं को और सशक्त किया। एक मेल प्रधानमंत्री ने 30 साल के अंतराल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलकर पहली बार राष्ट्र के इतिहास में जेंडर इंक्लूजन फंड क्रिएट किया। तो मुझे लगता है कि जो हमारे कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में अगर हम ये कहें कि सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री के माध्यम से ही उत्थान हो सकता है महिलाओं का, आज जो मैंने आपको एविडेंस दिया है वो ये भी बतलाता है कि अगर एक मेल प्रधानमंत्री की निष्ठा हो, अगर एक मेल प्रधानमंत्री चाहे तो वो महिला उत्थान में, महिला प्रधानमंत्री के एवज में ज्यादा काम कर सकते हैं। और ये भी कहना मैं इसके साथ चाहूंगी कि आज हमारे राष्ट्र के जीवन में पहली बार 15वीं वित्तीय कमीशन के अंतर्गत डेवल्यूशन ऑफ फंड्स जो हमारे प्रदेश सरकारों तक हो रहा है, वो भी एक मेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनकी सरकार में पहली बार जेंडर के आधार पर फिस्कल डेवल्यूशन हो रहा है। इसलिए आज अगर दरकार है महिलाओं को, तो इस बात की दरकार है कि जनप्रतिनिधि जो भी हो, महिला और महिला की दरकारों के प्रति, समाधान के प्रति वो समर्पित हो। मैं तो जो आज हमारे इस इंटरव्यू को सुन रही हूँ हर महिलाओं से, उस हर महिला से कहना चाहूंगी कि अगर आपने ठान ली है समाज में परिवर्तन करने की, वो परिवर्तन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने से हो सकता है, एक कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन के माध्यम से होता है, एक एनजीओ बनाने के माध्यम से हो सकता है, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर में महिलाओं की वोटर तादाद को बढ़ाकर हो सकता है, अथवा पंचायत से लेकर संसद तक आप मुद्दों के आधार पर राजनीति कर सकती हैं। जैसे कि कहा, पूरा आसमान अभी बाकी है।